नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्कर चौधरी श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो अपने टॉपिक फर्टिलाइजर्स कुछ बच रहे थे उसके बारे में, जो खाद हैं अपनी मैन्यूर्स जिनको अपन बोलते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करने से पहले, क्लास की शुरुआत करने से पहले दो लाइन जो आपको जीवन में अपनानी चाहिए कि जीवन में अगर सफल होना है तो अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि किस्मत के दम पर तो लोग जुए खेला करते हैं। दोस्तों, जो किस्मत के दम पे आपको पता है कि जुए जो लोग खेलते हैं वो जुए में कभी जीत नहीं पाते हैं। तो वैसे ही अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और आप जो है अपनी किस्मत पर विश्वास करके और सफलता पाना चाहते हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता आपको चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी मेहनत पर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, तभी आप वो कर पाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कल अपन ने पढ़ा था फर्टिलाइजर्स अपने पढ़े थे। अब आज बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर, मतलब उर्वरकों के अंदर कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले अपन नाइट्रोजन उर्वरक की, मतलब ऐसे उर्वरक जिनके अंदर नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन उर्वरक जो है, फर्स्ट है अपना अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है बेटा? 33%। कितनी होती है? 33%। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन होती है अपनी 33%। और किस रूप में होती है? अमोनिया और नाइट्रेट दोनों रूप में इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट अपना बात करते हैं, अगला जो फर्टिलाइजर है कैल्शियम नाइट्रेट। कौन सा? कैल्शियम नाइट्रेट। इसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 15%। कितने प्रतिशत नाइट्रोजन? 15% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम होती है इसमें 19.5%। कितनी? 19.5% कैल्शियम पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला फर्टिलाइजर अपना कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड जो है, इसके अंदर 21% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 21% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये जो फर्टिलाइजर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, क्यों मान के चलें कि आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो ज़्यादा लिखे हैं। बाकी सब लिखने बैठेंगे अपन तो बहुत सारे हैं, जिनको अपन लिखते लिखते थक जाएंगे तो आप याद भी इतने नहीं रख पाएंगे। कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर इनको ही पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन सोडियम नाइट्रेट की। सोडियम नाइट्रेट जो है, इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है अपनी 16%। कितनी पाई जाती है? 16%। और सोडियम भी पाया जाता है इसके अंदर। सोडियम कितना पाया जाता है? 27% इसके अंदर सोडियम पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 27% सोडियम पाया जाता है और 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अमोनियम सल्फेट की। अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है अपनी 20.6% और सल्फर पाया जाता है, सल्फेट है ना, तो सल्फर इसमें पाया जाता है 23.4%। कितना? 23.4% सल्फर पाया जाता है। किसमें? अमोनियम सल्फेट में। किसमें? अमोनियम सल्फेट में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड है, इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है अपनी? 25%। कितनी? 25% नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनहाइड्रस अमोनिया। इसके बारे में मैंने कई बार बताया आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका, सबसे फर्टिलाइजर जितने भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि भाई ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जिसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। सर्वाधिक नाइट्रोजन, और वो भी तरल उर्वरक है ना, ये एकमात्र ऐसा उर्वरक है। वैसे तो दूसरे उर्वरक भी आ जाते हैं तरल कंडीशन में, वो जो मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह के जो उर्वरक हैं वो तरल अवस्था में भी मिलते हैं कुछ उर्वरक, परंतु अपने जो मुख्यतः यूज करने वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं इनमें जो है एकमात्र ऐसा उर्वरक है ये एनहाइड्रस अमोनिया, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 82%। कितनी पाई जाती है? 82%, मतलब 82% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसके अंदर 26% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 26% नाइट्रोजन पाई जाती है। कैल्शियम की बात करें तो 6 से 8% इसके अंदर कैल्शियम पाई जाती है। 6 से 8%, किसी में 6% भी होती है, किसी में 8% भी होती है। तो अलग अलग जो फर्टिलाइजर आते हैं उनके हिसाब से ये मात्रा डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। ये जो था
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है इसका पूरा नाम, यहाँ तक आ रहा है आगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसके अंदर नाइट्रोजन होती है 26% और सल्फर होती है अपनी 15.10%, 15.1 कह सकते हो या 15.10% सल्फर इसमें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूरिया की। यूरिया तो आप सबको पता होगा एकमात्र कार्बनिक उर्वरक है। क्या है? एकमात्र कार्बनिक उर्वरक है जिसके अंदर नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 46%, 46%। कितनी? 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये भी अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर इसी को यूज करते हैं। ऐसे कह सकते हो कि भाई नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर जितने भी है, नाइट्रोजन वाले उर्वरक जितने भी हैं, उनमें सबसे सस्ता उर्वरक यही है ना। सस्ता मतलब प्रति किलो नाइट्रोजन सबसे सस्ती किसी में मिलती है तो इसी के अंदर मिलती है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला भी है फर्टिलाइजर। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फर्टिलाइजर कौन सा है? नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गंधक लेपित यूरिया। गंधक लेपित यूरिया, ये जो है नया एक यूरिया का प्रोडक्ट अभी निकाला है, गंधक लेपित यूरिया। उसको और सल्फर कोटेड यूरिया भी बोलते हैं इसको, जो गंधक का लेप उसके ऊपर होता है, ठीक है। जिसके अंदर नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 36%, 36% नाइट्रोजन गंधक लेपित यूरिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फास्फोरस युक्त उर्वरक, मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन, फर्स्ट अपना है सिंगल सुपर फास्फेट। मोस्ट इंपोर्टेंट है सिंगल सुपर फास्फेट, कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस होती है। कितने परसेंट? 16% फास्फोरस पाई जाती है। सल्फर की बात करें तो इसके अंदर 11% सल्फर होती है और कैल्शियम की बात करें तो 21%, लगभग 21% कैल्शियम इसमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डबल सुपर फास्फेट की। अच्छा, ये डबल, सिंगल, ट्रिपल, इसको आप सीरीज से याद रख सकते हो। मैंने कल भी बताया था आपको, सिंगल के अंदर होगी 16% और डबल में इसके 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 और ट्रिपल में होगी 16 48, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को याद रखनी है। तो सिंगल सुपर फास्फेट है, इसके अंदर तो पाई जा रही है 16% और डबल सुपर फास्फेट है, इसके अंदर दुगुनी फास्फोरस होगी। कितनी? डबल फास्फोरस होगी तो कितनी हो गई? 32%। कितनी हो गई? 32% फास्फोरस, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है 21%। कितना? 21% कैल्शियम भी इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इसके अंदर 46 से 48% है ना। 46% वाले भी कुछ आते हैं और 48% वाले भी आते हैं, ठीक है। तो 46 से लेकर 48% तक ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में फास्फोरस पाई जाती है, ठीक है। कैल्शियम की बात करें तो इसके अंदर 15% कैल्शियम होता है। कितना होता है? 15% कैल्शियम, मतलब कैल्शियम जो इसमें थोड़ा कम मात्रा में होता है। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी फर्टिलाइजर है वो 3 से गुणा हो जाए, ट्रिपल नहीं होते हैं, ठीक है। केवल फास्फोरस के लिए है ये कि 16% फास्फोरस तो है सिंगल सुपर फास्फेट में और डबल सुपर फास्फेट में 16 दूनी 32 और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 16 48% फास्फोरस पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हड्डी का चूरा। हड्डी का चूरा के अंदर भी फास्फोरस पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 20%। कितना? 20% फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रॉक फॉस्फेट के बारे में। रॉक फॉस्फेट के अंदर फास्फोरस कितना पाया जाता है? 34। कितना? 34%। कितना? 34% फास्फोरस रॉक फॉस्फेट में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट, इसके अंदर 25 से 35% तक फास्फोरस पाया जाता है और कैल्शियम पाया जाता है इसमें 28%। कितना? 28% कैल्शियम इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक स्लेग की। बेसिक स्लेग के अंदर 14 से 18% अपना फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोटेशिक उर्वरक, मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें पोटेशियम पाया जाता है उनको बोलेंगे अपन पोटेशिक उर्वरक। कौन से? पोटेशिक उर्वरक, मतलब पोटाश युक्त उर्वरक। पहला अपना आता है सबसे इंपॉर्टेंट एमओपी। सबसे ज्यादा एमओपी के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। एमओपी को पोटेशियम क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, KCl, शॉर्ट में KCl भी बोल सकते हो। पोटेशियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसके अंदर जो है क्लोराइड के तत्व भी पाए जाते हैं, क्लोराइड भी इसमें कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो एमओपी के अंदर पोटेशियम कितना होता है? 60%। कितना होता है भाई? 60% पोटेशियम पाया जाता है। किसके अंदर? एमओपी के अंदर। म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी का मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है। इसके अंदर 60% पोटेशियम पाया जाता है। और स्पेशली ये ध्यान रखना कि जो पोटेशियम क्लोराइड है
मतलब जो पोटेशियम के साथ क्लोराइड इसके अंदर पाया जा रहा है, ये कुछ फसलों के अंदर हानिकारक प्रभाव दिखाता है। मतलब इसकी जो है तीव्रता के कारण, क्लोराइड की टॉक्सिसिटी के कारण जो है कुछ पौधों के अंदर लीफ मार्जिन्स के जलने की समस्या देखी जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये समस्या आती है। इस वजह से क्या करते हैं, उन फसलों के अंदर पोटेशियम क्लोराइड को यूज नहीं करते हैं, मतलब MOP को यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पोटेशियम सल्फेट को यूज किया जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे अपने कपास हो गई, आलू हो गया, है ना, ये कुछ क्रॉप्स हैं जिनके अंदर जो है अपन तंबाकू हो गई, इसके अंदर MOP को यूज नहीं करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश को यूज नहीं करते हैं, इनके अंदर जो है पोटेशियम सल्फेट को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोटेशियम सल्फेट के बारे में। पोटेशियम सल्फेट जो है इसके अंदर सल्फर फॉस्फेट पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम सल्फेट के अंदर पोटेशियम होता है अपना 48%, कितना होता है 48% पोटेशियम होता है, और सल्फर होता है अपना 17%, कितना होता है 17% सल्फर भी इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट की। इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है कितना 22%, कितना 22% पोटेशियम पाया जाता है पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर। इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है कितना 10 से 11%, कितना 10 से 11%। नेक्स्ट है सल्फर, इसके अंदर पाया जाता है 21 से 22%, 21 से 22% सल्फर भी पाया जाता है, क्योंकि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, ये सल्फेट है तो ये सल्फर पाया जाता है 21 से 22%। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लकड़ी की राख। लकड़ी की राख तो आपने सबने देखी होगी, किसने नहीं देखी है फटाफट कमेंट करके बताओ किस किस ने देखी है, हाँ या ना। हाँ संजय फटाफट कमेंट करें, लाखन सिंह भंडारी कमेंट करें कि आपने राख देखी कि नहीं देखी है, कहाँ देखी है, देखी है तो हाँ जो भी देख रहे हैं बताएं फटाफट, लकड़ी की राख किस किस ने देखी हुई है, कैसी होती है। हाँ कमेंट करके बताएं, खुशहाल, पवन, फटाफट से जो भी देख रहे हैं ऑनलाइन फटाफट से कमेंट करके बताएं। नितेश, महेंद्र, संजय, जो भी देख रहे हैं, मुकेश, फटाफट से कमेंट करें आप लोग। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, महेंद्र का जो जवाब है हाँ सीमेंट के जैसा कलर होता है, शाबाश, है ना, सीमेंट जैसा कलर होता है। अपने चूल्हे में देखो, घर पे चूल्हा सबके जलाते हैं गाँव में, है ना, गाँव में जलाते नहीं जलाते चूल्हा। हाँ मुकेश है क्या, देखी है क्या, कैसी होती है बताओ। ठीक है, तो मतलब ये है कि अपन जो घर पे चूल्हा जलाते हैं सभी के, ठीक है, अपने मसाने में नहीं जाना है, जहाँ पे लोगों को जलाते हैं वहाँ देखने नहीं जाना है। ठीक है अपने को घर पे चूल्हा जलाते हैं, सबने चूल्हा जलाया देखा है घर पे, गाँव के अंदर सब चूल्हा ही जलाते हैं, गैस पे तो बहुत कम, कभी कभार दिन में चाय पानी बनाते हैं, है ना। तो वो जो चूल्हा जलाते हैं उसमें से जो राख निकलती है वो भी खाद उर्वरक का काम करती है। ठीक है, उर्वरक का काम वो भी करती है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, रोज देखते हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ मंजू बता रही है कि रोज देखते हैं क्योंकि इसके रोटी बनाने का काम है ना, रोज रोटी बनाती है, देखती रहती है। ठीक है तो अपन बात कर रहे थे कि लकड़ी की राख, इसके अंदर क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, पोटेशियम पाया जाता है। कितना पाया जाता है 5 से 6%, 5 से 6% पोटेशियम इसके अंदर पाया जाता है, जो कि ये राख अपन खेत के अंदर डायरेक्ट छिड़कने के काम में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त उर्वरक। संयुक्त उर्वरक का मतलब होता है जिनमें तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, अपन नाइट्रोजन, फास्फोरस, संयुक्त उर्वरक का मतलब ये हो गया अपना कि भाई ऐसे उर्वरक जिनके अंदर एक से अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। संयुक्त उर्वरक का मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें एक से अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जैसे अपना हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट, है ना, एक से अधिक का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया अपना डीएपी के अंदर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन कितनी होती है भाई 18%, कितनी होती है नाइट्रोजन 18%, परंतु मेनली ये दिया जाता है किसके लिए, फास्फोरस के लिए। किसके लिए, फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस होती है इसके अंदर 46%। डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट, शॉर्ट में अपन इसको क्या बोलते हैं, डीएपी, है ना, घर पे सबने यूज किया हुआ है डीएपी। तो सबसे ज्यादा मतलब जो फास्फोरस फर्टिलाइजर है उनके अंदर अपन डीएपी को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और देखो फर्टिलाइजर्स के यूज करने की बात आई तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हाँ सभी जो भी देख रहे हैं फर्टिलाइजर के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देवें।
आज जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने वो एक योजना चलाई थी सॉइल हेल्थ कार्ड की, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है। तो वो क्यों चलाई और क्यों उसकी जरूरत पड़ी, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में किसान जो है अपने, आपको सबको पता है कि भाई अपने ज़्यादातर जो किसान है वो मतलब अनपढ़ है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, है ना। तो अब जैसे जब हरित क्रांति आई थी देश के अंदर, तो उस समय फर्टिलाइजर का यूज बहुत कम होता था, मतलब नहीं के बराबर फर्टिलाइजर्स का यूज होता था। तो इस वजह से मतलब जब उनका यूज किया गया तो अपना उत्पादन एकदम से ज़्यादा बढ़ा था, ठीक है। मतलब एक क्रांति सी आ गई थी, मतलब हरित क्रांति, इसीलिए उसको कहा गया कि भाई जैसे जहाँ 10 क्विंटल हो रहा था वहाँ पर डायरेक्ट 18-20 क्विंटल तक पहुँच गया था उत्पादन, है ना। मतलब लगभग डबल के आसपास पहुँच गया था। तो क्यों पहुँचा था, क्योंकि फर्टिलाइजर का उपयोग पहले अपन नहीं करते थे, और अब अपन फर्टिलाइजर का उपयोग जब करने लगे तो लोगों को ये लगा कि फर्टिलाइजर का उपयोग करने से उपज बढ़ती है। हाँ ठीक है भाई, मान लिया बढ़ती है, परंतु एक लिमिट तक। कब तक, एक लिमिट तक। मैंने कई बार आपको बताया है कि हर चीज की अति हानिकारक होती है ना, होती है ना। तो अब जैसे किसान है तो किसानों को ये लगा कि भाई जितना फर्टिलाइजर छांटेंगे उतनी ज्यादा उपज होगी। जहाँ पे पहले 1 कट्टा डालते थे वहां 1.5 कट्टे, 2 कट्टे, 3 कट्टे तक डाल रहे हैं, है ना। ऐसा देखने को मिला है। तो इसलिए जब इस चीज के बारे में वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई यार किसान तो इनको पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं, तो अब इनको ऐसे कहने से तो ये मानेंगे नहीं। तो मतलब ज़्यादा जितना मतलब वो सोचते एक, अगर मान लो 1 कट्टा छिड़कने से अपने 15 क्विंटल हो रही है, 2 कट्टे छिड़केंगे, 3 कट्टे छिड़केंगे तो अपने 20-25 क्विंटल हो जाएगी, है ना। परंतु ऐसा होता नहीं है। आपको मैंने एक दिन बताया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, मतलब एक जो ऐसा नियम है उसके अनुसार आप चाहे पौधे को पूरी चीज़ें प्रोवाइड कर दोगे जितनी चाहिए उतनी, फिर भी उसके अंदर उसके बाद में उसकी उपज नहीं बढ़ेगी, ठीक है, उपज उतनी रहेगी उसकी। तो वो जो है वो नियम के अनुसार क्या है, जैसे अपने इसके अंदर फर्टिलाइजर दे रहे हैं, फर्टिलाइजर पौधे को जितने चाहिए उतने दे दो आप, ठीक है, परंतु उससे ज़्यादा दोगे तो वो जमीन में पड़ा रहेगा या फिर वो वायुमंडल के अंदर उड़ जाएगा, ठीक है, परंतु वो पौधों को कोई काम का नहीं है। जैसे डीएपी जो है अपन लगातार खेतों में एक्स्ट्रा डीएपी डाल रहे हैं तो वो धीरे धीरे अप्राप्य अवस्था में चेंज हो जाता है, और अप्राप्य अवस्था में चेंज होते ही क्या होता है, वो कठोर हो जाता है, मतलब भूमि को भी कठोर कर देता है, ठीक है। तो उसको जितना ज़्यादा यूज करोगे उतनी ज़्यादा भूमि कठोर होती जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि फर्टिलाइजर, जैसे जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी वो इसीलिए चलाई कि किसान को ये पता चल सके कि भाई उस जमीन में कौन से पोषक तत्व की कितनी कमी है, ठीक है। मतलब कोई भी आप फसल लगा रहे हैं तो पर्टिकुलर उस फसल लगाने के लिए आपको जमीन में कितना तो फास्फोरस डालना पड़ेगा, कितना नाइट्रोजन डालना पड़ेगा और कितना पोटेशियम डालना पड़ेगा। तो ये अपने को पता चल सके, इसलिए मृदा की जांच करा के, उसके स्वास्थ्य की जांच करा के उसके बाद में अपने को फर्टिलाइजर डालने चाहिए, ठीक है। और जो किसान तो ये 1 बैग और 2 बैग 3 बैग डाल रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा लगाम लगानी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइजर के यूज करने से फसल क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है। और अपन सोचे कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उपज बढ़ जाएगी, तो उपज नहीं बढ़ती है, एक लिमिट तक ही उपज बढ़ती है। बाकी आप उसके बाद 4 कट्टे डालोगे एक की जगह तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जैसे इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक के बारे में भी यही चीज़ है। कीटनाशकों का मतलब उपयोग पहले तो अपने इंडिया में करते ही नहीं थे, है ना, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से अपन कीटों को नियंत्रित करते थे। तो भी जैसे अपने ये जो है गौमूत्र है उसका, उसके अंदर मतलब ये आग के पत्ते और ऐसे डाल के और उसके अंदर सड़ा के और फिर उससे उसको जो अपन छिड़काव करते थे फसलों पे। और आपको याद होगा कि जब अपने पाउडरी मिल्ड्यू हो जाता था, मतलब छाछा रोग हो जाता था खेत के अंदर, तो उस पर अपन राख छिड़कते थे, है ना, सबको याद होगा। तो वो राख छिड़कते थे, उससे ही अपने वो सही हो जाते थे, मतलब छाछा रोग उससे भी सही हो जाता था। तो अपने को जो मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं उनको उपयोग तो आजकल अपन ने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब अपन इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं। तो कीटनाशकों का उपयोग करने लगे वो तो ठीक है, परंतु उसका एक निश्चित मतलब अनुपात में ही उसका उपयोग करना चाहिए। अब हो क्या रहा है, जैसे कोई किसान है, अब वही बात समस्या वही आ जाती है कि पढ़े लिखे नहीं है। अब पढ़े लिखे नहीं है तो जैसे मान लो कोई दवाई है, मान लो कि एंडोसल्फान तो खैर बैन हो गया है, जैसे अपन मोनोक्रोटोफॉस की बात करें, मोनोक्रोटोफॉस है जो अगर छांटनी तो है उसको 0.2% या जैसे माने कि 250 ml के हिसाब से छांटनी है अपन, मान लिया 25% का सोल्यूशन, ये खैर 25% बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर अपन माने कि लगभग 1 या 2% का सोल्यूशन बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो अब जो दुकानदार है
बहुत सारे खुद का फायदा सोचते हैं, दुकानदार भी तो खुद का फायदा सोचेगा, तो वो जब 2% छांटनी है तो वो किसान को कहेगा 4% छांटना। कितनी छांटनी? 4% छांटनी, जो आपके पूरे कीट मर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब किसान सोचता है कि यार उसने 4% का है तो मैं साला 8% छांट देता हूँ, जो पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि मात्रा जितनी चाहिए, अब चाहिए कितनी थी? 2% चाहिए थी, अब साला उसने 4% बनाया, इसने 8% छिड़क दिया। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि भाई किसान की लागत तो कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उसके भाई दवाई आ रही है तो थोड़ा बहुत पैसा उसमें लग रहा है, परंतु उसका जो साइड इफेक्ट है वो अपने ऊपर पड़ रहा है। आज जितने भी जैसे कैंसर हो रहा है, ठीक है, या फिर और विकलांग हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं वो विकलांग पैदा हो रहे हैं, या फिर कोई भी मतलब जो स्किन डिजीज है, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स अपने अंदर जैसे हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन, और सबसे ज़्यादा तो कैंसर है ना। आपको पता होगा एक उधर बठिंडा साइड में एक कैंसर ट्रेन के नाम से ट्रेन भी चलती है ना, तो वो इसीलिए चल रही है क्योंकि वहाँ पे इंसेक्टिसाइड, पंजाब साइड में और उधर हरियाणा साइड में उधर इंसेक्टिसाइड का इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है, कीटनाशक का, कि वहाँ पे लोगों में उसका प्रभाव दिखने लग गया है, मतलब कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों में होने लग गया है। तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे एक चीज़ और है कि भाई किसान ये चीज़ नहीं देखता कि भाई जैसे उस पर दवाई पे लिखा रहता है कि भाई इस दवाई को छांट, उसके साथ में एक जो दवाई लाते हैं ना तो उसके साथ में एक लीफलेट आता है, मतलब पत्ता आता है, पत्ते के ऊपर पेज के ऊपर पूरा लिखा रहता है कि इसको कैसे प्रयोग करनी है, कैसे उपयोग करनी है। तो उस पर यह लिखा रहता है कि भाई जैसे इसको छिड़कने के कम से कम 2 से 3 दिन तक सब्जी को नहीं तोड़ना है। अब किसान क्या करता है कि रात को छिड़क के आया और सुबह टमाटर तोड़े और सीधे मार्केट में पहुंचा दिए। खीरे, सीधे खीरा जो लगता है ना, कुकुम्बर को, खीरे को तोड़ा और सीधा सुबह मार्केट में पहुंचा दिया। उससे क्या हो रहा है, अब वो जो जहर है, जो जहर मतलब वो तुरंत असर तो नहीं दिखाता है, मतलब अपन जैसे आज वो मार्केट में लाया ना, अपन ने खा लिया तो वो तुरंत असर तो नहीं दिखाएगा, परंतु एक लगातार उसका अपन उपयोग करते रहे तो अपने शरीर में वो कैंसर उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए उसका जब उपयोग करने की जितनी मतलब अवधि है कि भाई इतने दिन तक उपयोग नहीं करना है, उसके बाद तो उसको छिड़कने से पहले एक बार अच्छे से तुड़ाई कर लेनी चाहिए फसल की, मतलब सब्जियों की, और उसके बाद कम से कम जो उसमें ड्यूरेशन दिया हुआ हो कि इतने दिन तक तोड़ के मार्केट में नहीं बेचना है या खाने के काम में नहीं लेना है, तो उतने समय तक काम में नहीं लेना चाहिए। तभी अपन जो है अपना भविष्य अच्छा कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को रोग रहित रख पाएंगे, वरना जो है आने वाली पीढ़ियां सभी के सभी रोग ग्रसित होने वाली है। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस अपन। तो फर्टिलाइजर का था मेनली अपने यहाँ पे कि फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, परंतु लिमिट में करना चाहिए, ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिससे ज़्यादा उपयोग करने से जमीनें भी अपनी खराब हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन मोनो अमोनियम फॉस्फेट की। कौन सा? मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो है इसके अंदर फॉस्फोरस तो पाया जाता है, नाइट्रोजन तो पाया जाता है अपना 11%। कितना पाया जाता है? 11% नाइट्रोजन, और फॉस्फोरस पाया जाता है 48%। कितना पाया जाता है? 48%। इनके अंदर जो पोटेशियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन नाइट्रोफॉस्फेट। नाइट्रोफॉस्फेट इसके अंदर 20% नाइट्रोजन और 20% फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोटेशियम नाइट्रोफॉस्फेट। पोटेशियम नाइट्रोफॉस्फेट इसके अंदर नाइट्रोजन तो होगी अपनी 15%, 30% हो गया फास्फोरस और 15% हो गया पोटेशियम। क्या हो गया? 15% पोटेशियम। ठीक है, इसमें पोटेशियम भी है, नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है, तीनों तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोटेशियम नाइट्रेट की। पोटेशियम नाइट्रेट इसके अंदर अपना नाइट्रोजन तो है 13% और 0% तो है फॉस्फोरस और 44% है अपना पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें फास्फोरस कहीं नाम में ही नहीं दिख रहा है तो कहाँ से आ जाएगा, है ना। अमोनियम, नेक्स्ट है अपना अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट। अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट इसके अंदर जो है नाइट्रोजन तो पाएगी 16% अमोनिया के रूप में, और फॉस्फोरस पाई जाएगी 20% और 0% अपना पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट अपना पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट इसके अंदर नाइट्रोजन तो है 15%, फास्फोरस 0% और पोटेशियम 44% पाई जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन ने पहले देख लिए थे जब फर्स्ट क्लास पढ़ी थी उसी समय। ठीक है, कि भाई बीमारी क्या होती है और विकार, कायिक विकार क्या होता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बीमारी का मतलब होता है कि ऐसी विकृति, विकृतियां तो दोनों हैं, विकृति तो दोनों है, मतलब समानता ये है इन दोनों में कि विकृति का मतलब क्या है कि लूला लंगड़ा पैदा होना। ठीक है, मतलब कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसको लूला लंगड़ा है तो उसको कहेंगे अपन विकृति। ठीक है,
चलो कोई जीवित आदमी है, मान लो पैदा तो सही हो गया था, परंतु उसके बाद में उसके अंदर लकवा हो गया है ना, तो वो आधा अधूरा हो गया है कि नहीं है। तो इस वजह से मतलब ऐसे विकृति का मतलब ये होता है कि कुछ अधूरा होना, मतलब नेचुरल जो होना चाहिए वैसा नहीं होके उसके अंदर उससे अलग होना, वो उसको बोलेंगे विकृति। ठीक है, तो पौधों के अंदर भी विकृति होती है। ठीक है, तो विकृति का मतलब पौधा जो नॉर्मल उसकी ग्रोथ होती है प्रकृति में, जैसा उसका आकार होना चाहिए वैसा नहीं होता है, चाहे तो पौधे का बात कर लो, चाहे उसके ऊपर लगने वाले फल की बात कर लो। ठीक है, तो वो जो है नेचुरल नहीं होके, मतलब प्रकृति में जैसे होना चाहिए वैसा नहीं होके और थोड़ा विपरीत अलग तरह का होता है, उसको बोलते हैं विकृति। पहली चीज तो क्लियर हो गई कि विकृति, ये विकृति दोनों में होती है, इसमें भी और इसके अंदर भी विकृति है। ठीक है, ये क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई विकृति तो होती है दोनों में, परंतु रोग होता है यानी बीमारी जो होती है उसके अंदर विकृति जो होती है वो किसी न किसी रोग कारक जीव के कारण होती है। किसके कारण होती है? किसी न किसी रोग कारक जीव के कारण। ठीक है, किसी न किसी रोग कारक जीव के कारण जो है ये विकृति उत्पन्न हो रही, तो उसको तो बोलेंगे अपन बीमारी। रोग कारक क्या हो गया भाई? जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, फंगस हो गया, ठीक है, जीवाणु, कुछ किसी भी प्रकार के, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु हो गए। ठीक है, तो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे कोई न कोई रोग कारक जीव उसके अंदर होंगे, उनको क्या बोलेंगे अपन? बीमारी। क्या बोलेंगे? बीमारी। हाँ, तो दूसरा है अपना कायिक विकार। बीमारी समझ में आ गया, मतलब उसमें कोई न कोई विकृति उत्पन्न करने वाला कौन? कोई जीव होगा। ठीक है, जीव के कारण होती है, उसको बोलते हैं विकृति, उसको बोलते हैं बीमारी। क्या बोलते हैं? बीमारी। ठीक है, दूसरा है अपना कायिक विकार। कायिक विकार का मतलब होता है किसी पोषक तत्व की कमी या फिर बाहरी वातावरणीय कारक के कारण उत्पन्न विकृति को क्या बोलते हैं अपन? कायिक विकार। क्या बोलते हैं? कायिक विकार। क्लियर? हाँ, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फटाफट से, जो भी ऑनलाइन है फटाफट से जवाब देंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऊपर ही ऊपर लिख लेता हूं खाली जगह में। ठीक है, चलो मैं बोल देता हूं, वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है, आप सभी सुन ही रहे हैं वैसे अच्छे से। हाँ, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि टमाटर के अंदर बेर जो होता है, टमाटर के अंदर बेर होता है, बेर क्या है? ये बीमारी है या कायिक विकार है? फटाफट से जवाब दें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कमेंट करें फटाफट से। हाँ, संजय बता रहा है कायिक विकार है, महेंद्र बता रहा है कायिक विकार है, खुशहाल भी कायिक विकार बता रहा है, पवन कायिक विकार बता रहा है, नितेश को नहीं आ रहा है शायद, अभी तक कमेंट नहीं आया है नितेश का। लाखन बता रहा है कायिक विकार। हाँ, कमेंट लेट नहीं पहुंचते हैं मुकेश जी, आप कमेंट करते रहें, आपके कमेंट हमारे पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, जवाब दे जल्दी से। टमाटर के अंदर जो बेर है वो क्या है? कायिक विकार है कि बीमारी है? हाँ, मुकेश जी का जवाब आया कायिक विकार। बाकी लोगों ने कभी सुना ही नहीं है क्या बेर के बारे में? अभी कल परसों ही तो पढ़ाया मैंने, 2 दिन ही नहीं हुए अभी तो। हाँ, मंजू का जवाब है कायिक विकार। डॉक्टर सुरेश जी गायब हो गए, क्या बात है? डॉक्टर सुरेश जी को नहीं आ रहा है क्या? हाँ, अनिल का जवाब है कायिक विकार। ठीक है, और नितेश का जवाब भी आ रहा है कायिक विकार। हाँ, कैल्शियम की कमी से, शाबाश। मुकेश को पूरा इसका मतलब डिस्क्रिप्शन पता है कि कैल्शियम की कमी से होता है बेर। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। डिसऑर्डर, सुरेश जी इंग्लिश में बोल रहे हैं, डिसऑर्डर है। क्या है? डिसऑर्डर। ठीक है, तो अपना ये क्लियर हो गया। अपने एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अपना विपटेल क्या है अभी? विपटेल, विपटेल क्या है? फटाफट से जवाब दें। फूल गोभी में विपटेल, कायिक विकार। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब आपको ये चीज क्लियर हो गई। हाँ, लाखन सही जवाब दे रहे हैं कि भाई कायिक विकार है, तो मतलब ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए, बीमारी क्या होती है और कायिक विकार क्या होता है। नीतीश कुमार का भी जवाब सही है, कायिक विकार है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, मुकेश जी बिल्कुल राइट हैं आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ इसका मतलब आपके ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं अपन खाद। ठीक है, उर्वरक अपने पूरे हो गए।
अब बात कर रहे हैं अपन खाद के बारे में, ये भी अपने इंपॉर्टेंट है ना। ये उनकी जितनी अपने लंबे चौड़े नहीं है, ये शॉर्ट में है थोड़े, परंतु इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो खाद कहते हैं किसको है? खाद का मतलब मैंने आपको कल मतलब जो फर्स्ट क्लास शुरू हुई थी अपन ने, वहां पे अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि खाद और उर्वरक क्या होते हैं, है ना। तो जो उर्वरक है वो तो अपन ने अभी तक पढ़ लिए, सारे समझ लिए। अब बात कर रहे हैं अपन खाद की। तो खाद ऐसे कुछ मतलब तत्व होते हैं जो पौधों को उनके लिए आवश्यक पोषण के लिए आवश्यक तत्व प्रोवाइड करवाते हैं, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। और ये क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं अपन? खाद बोलते हैं। और इनके अंदर जो है कम मात्रा में पोषक मतलब कम प्रतिशत मात्रा में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, सभी के जवाब आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे, शाबाश। प्रकाश बता रहे हैं मोलिब्डेनम की कमी से विप्टेल होता है, वेरी गुड, शाबाश। मुकेश का भी आया है कि मोलिब्डेनम की कमी से होता है, वेरी गुड, शाबाश। ये फार्मर मित्र हैं, वो केवल आप अच्छे नहीं बताएं, आप कुछ जवाब भी देते रहें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, और मंजू का भी कमेंट आया मोलिब्डेनम की कमी से, वेरी गुड, शाबाश। हरमनप्रीत, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, वेरी गुड। हाँ, तो आगे चलते हैं अपन कि जो खाद है उसके अंदर पोषक तत्व होंगे, परंतु वो अधिक संख्या में होंगे। मतलब उसके अंदर जैसे कैल्शियम भी होगा, फास्फोरस भी होगा, मैग्नीज भी होगा, बोरोन भी होगा, कॉपर भी होगा, सब तरह के, मतलब अधिक मात्रा में नहीं होंगे परंतु अधिक संख्या में होंगे, ठीक है। अधिक मात्रा में किसमें होते हैं? उर्वरकों के अंदर, है ना। फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स दोनों में अंतर है। मतलब फर्टिलाइजर्स में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो तो होंगे कम और अधिक प्रतिशत मात्रा में होंगे उर्वरकों के अंदर, और अपने खाद के अंदर प्रतिशत मात्रा उनकी कम होगी और संख्या अधिक होगी, ठीक है। ये दोनों मेन अंतर है। तो बात करते हैं वनस्पति जगत में पोषण और विकास में काम में आने वाले विघटन को खाद कहते हैं। मतलब जो विघटन मतलब ऐसे इस तरीका होता है ना, अपने गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, ठीक है, इसके अलावा ग्रीन मेन्यूर हो गई, ये सारी की सारी खादें हैं, ठीक है। इसका भी फिर वर्गीकरण है, अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, ठीक है, और खली, है ना। खली क्या होती है? ग्रेट खली नहीं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अरे ग्रेट खली की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रेट खली तो आप जानते हो, पहलवान, लड़ाई करने वाला, है ना, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है खल, मतलब कि खल जो अपने तिलहन वाली जो फसलें होती है ना, तिलहन वाली फसलों को तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बचता है उसको अपन खल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खल बोलते हैं या खली उसको बोलते हैं। अब ये खलियां भी अलग अलग प्रकार की है, कुछ तो होती है खाद्य खलियां और कुछ होती है अखाद्य खलियां। Any malfunction which is caused by abiotic agent that is called disorder, and malfunctioning caused by microorganism or biotic agent that is called disease. वेरी गुड डॉक्टर सुरेश जी, आपका जवाब बिल्कुल अच्छा है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आपके कमेंट पढ़ के काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे जो खलियां हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है खाद्य खलियां और एक होती है अखाद्य खलियां। अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं कौन सी खाद्य खलियां और कौन सी अखाद्य खलियां हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि मतलब जो अपने खाद है वो होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे खादों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं अपन खादों का वर्गीकरण। इनको कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा है भाई? 2 भागों में खादों को बांटा गया है, ठीक है। जिसमें पहला तो होता है अपना सांद्रित खाद्य, स्थूल। पहला तो है अपना स्थूल खाद्य, दोनों तरह की है, पहले उसको बात करो, पहले इसकी बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो है अपना स्थूल खाद और दूसरी होती है सांद्रित खाद्य, ठीक है। स्थूल खाद को कहते हैं बल्की मेन्यूर, है ना, बल्की मेन्यूर इंग्लिश में बोलते हैं। और जो सांद्र खाद्य हैं उनको बोलते हैं कंसंट्रेटेड मेन्यूर्स, कंसंट्रेटेड मेन्यूर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो सांद्रित खाद्य हैं उनमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब अधिक प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सांद्रित खाद्य। और ऐसी खाद्य जिनमें पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं अपन स्थूल खाद, है ना, या फिर बल्क मेन्यूर्स, बल्की मेन्यूर्स इनको कहते हैं, ठीक है। तो स्थूल कार्बनिक खाद ऐसी खादें जिनमें जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो अधिक होगी और पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी? कम। पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और इनके अंदर जो है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। मतलब
कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक का मतलब समझ गए, क्वांटिटी, मतलब कार्बनिक पदार्थ अधिक होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्वांटिटी बढ़ गई तो प्रतिशत मात्रा ऑटोमेटिक कम होगी, ठीक है। तो इनके अंदर कार्बनिक खाद्य, ऐसी कार्बनिक खाद्य जिनके अंदर कार्बनिक पदार्थ तो अधिक होगा और पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्थूल खाद्य। क्या बोलेंगे, स्थूल खाद्य। इनको इंग्लिश में बोलते हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स। क्या बोलते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पहला है अपना FIM। FIM क्या होता है भाई, FIM को कौन कौन जानता है, फटाफट से बताएं कमेंट करके। FIM किस किस ने देखा है, FIM बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, महेंद्र कुमार का जवाब आता है यहाँ पे। हाँ, आगे बाद में बताएंगे हम आपको सही जवाब दिया है गलत जवाब दिया है, सभी अपने अपने कमेंट करते रहें। हाँ, फटाफट से बताएं FIM, व्हाट इज FIM। हाँ, मंजू का कमेंट आया गोबर की खाद, महेंद्र का कमेंट आया गोबर की खाद। गोबर की खाद को बोलते हैं क्या FIM है। फार्म यार्ड मेन्यूर, लाखन का कमेंट आ रहा है फार्म यार्ड मेन्यूर। अच्छा, ये होता है क्या FIM। अच्छा, यहाँ महेंद्र कमेंट कर रहे हैं कि आधा पाव आधा। ये आधा पाव आधा क्या होता है भाई, ये आधा पाव आधा ये बताना चाह रहे हैं न्यूट्रिएंट होते हैं इसके अंदर NPK की मात्रा आधा पाव आधा। ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है बेटा, सभी याद रखना। आधा पाव आधा, जब भी फार्म यार्ड मेन्यूर का नाम आ जाए तो आधा पाव आधा याद रखना है। आधा पाव आधा मतलब आधा तो हो गया 0.5%, ठीक है। उसके बाद में 0.5% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है NP, मतलब P कितना हो गया, पाव 0.25%। के कितना हो गया वापस, आधा मतलब 0.5%। वेरी गुड। कि आधा पाव आधा की ट्रिक आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। पाव आधा पाव मत कर देना, आधा पाव आधा क्या होता है, आधा पाव आधा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, सभी के जवाब बिल्कुल राइट आए हैं। गोबर की खाद, फार्म यार्ड मेन्योर है ना, इसको अपन FIM बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर NPK की मात्रा मैंने आपको बता दी कि आधा पाव आधा, महेंद्र ने बताइए, खैर मैंने तो आपको एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। वेरी गुड। तो फार्म यार्ड मेन्योर, FIM का मतलब फार्म यार्ड मेन्योर। तो इसके अंदर जो है ये अपनी किस में आती है, अपनी स्थूल खादों में आती है। किसमें आती है, स्थूल खादों में, जिसमें पोषक तत्व कम मात्रा में है और जो ये इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है भाई, कंपोस्ट का मतलब ये होता है कोई भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सड़ा कर तैयार की गई खाद, ठीक है। मतलब जैसे अपने कोई भी मतलब वेस्ट, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको सड़ा के और कोई खाद तैयार की जाती है। मतलब जैसे फसल के अवशेष हो गए या उसमें चलो गोबर की खाद भी थोड़ी बहुत हो गई, कुछ भी हो उसके अंदर मिक्स कर दिया जाए और उसको सड़ा के और तैयार किया जाए तो उस खाद को क्या बोलते हैं अपन, कंपोस्ट। क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने की बहुत सारी विधियां, अपने कोई विधियां काम की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना वर्मी कंपोस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल ज्यादा प्रचलन में है वर्मी कंपोस्ट, आपने सबने सुना होगा इसके बारे में। वर्मी कंपोस्ट में ऐसा कहते हैं कि भाई जितनी गोबर की खाद के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, इससे लगभग 5 गुने ज्यादा न्यूट्रिएंट इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब एक रफली आइडिया है कि 5 गुना ज्यादा, मतलब कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, कितने होते हैं वो भी अपन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है मतलब केंचुओं के द्वारा, केंचुए क्या करते हैं, गोबर को वेरी गुड, जो हाँ डॉक्टर सुरेश, कंटेंट इज ऑलवेज सेम और आफ्टर डिकम्पोजिशन, यस, जो डिकम्पोजिशन होता है इनका, जो गोबर जो अपनी कंपोस्ट है उसके अंदर डिकम्पोजिशन के बाद में थोड़े न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो कंपोस्ट है ये सड़ने के बाद इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती है, और बढ़ाने के लिए स्पेशली आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर कंपोस्ट को सड़ाते समय उसमें डाल दें तो न्यूट्रिएंट की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। हाँ, तो वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं अपन। वर्मी कंपोस्ट जो है बनती कैसे है, मतलब कुछ फसल अवशेष और गोबर की खाद, इनको अपन इनके अंदर क्या करते हैं, केंचुए डालते हैं। और केंचुए कब डालते हैं, जैसे इसकी एक प्रोसेस होती है कि भाई इसकी एक बेड बनाई जाती है, मतलब क्यारी बनाई जाती है। उसके बाद में उसमें पहले एक मतलब एक परत जो है कचरे की, मतलब जो भी वेस्ट है फसल वेस्ट उसकी डालेंगे। उसके बाद में हाँ,
तो उसके बाद में क्या करेंगे, उसके ऊपर एक परत वापस गोबर की डालेंगे, उसके बाद उस पर पानी का छिड़काव करेंगे, क्योंकि गोबर जो होता है गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। जैसे ही गोबर पशु करता है तो उसके अंदर हीट होती है, और अगर सीधा उस हीट के अंदर अपन ने केंचुए को डाल दिया तो क्या हो जाएंगे? बॉयल हो जाएंगे बेचारे, है ना, उबल जाएंगे वो। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है बेचारे, उनके अंदर जीव बहुत कम होता है, छोटे से होते हैं वो, मतलब छोटे तो होते ही, पर उनकी जो स्किन होती है वो बहुत लचीली होती है ना, तो वो इतनी हीट सहन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गोबर की जो परत डालते हैं, उसके बाद उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, हाँ। तो जो है डॉक्टर सुरेश जी, वैसे आप सही बता रहे हैं, एल्यूसिन फोइटिडा अर्थवर्म स्पीसीज जो है वो यूज की जाती है, मतलब जो इसको बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए। परंतु आपको जनरल एक नाम आता है एपीजिक केंचुए। क्या नाम आता है? एपीजिक केंचुए, ये याद रखना है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एपीजिक केंचुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एपीजिक प्रजाति कह सकते हो इसको। ठीक है, और इसका वो साइंटिफिक नेम जो आप कह रहे हैं वैसे मान सकते हैं अपन। ठीक है, एल्यूसिन फोइटिडा अर्थवर्म स्पीसीज, मतलब वही केंचुओं की प्रजाति है। इसको मतलब साइंटिफिक नेम जो है आप बता रहे हैं वो सही है, और एपीजिक केंचुए अपन जनरली इसका नाम कहते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है अपन वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये वर्मी कंपोस्ट मैंने आपको बताया, पानी छिड़कना है उस पर, उसको ठंडा करना है। क्या करना है? गोबर की खाद को ठंडा करना है, फिर उसके ऊपर जो एक लेयर वापस और किसी की, मतलब हल्का घास फूस जैसे भूसा वगैरह उसकी डाल के, फिर से वापस गोबर की एक लेयर डाल के फिर उस पर पानी छिड़कते हैं। ऐसे कुछ समय तक पानी छिड़कने के बाद उसको ठंडा कर देते हैं, और उसके बाद में उसमें केंचुए छोड़ देते हैं, एपीजिक केंचुए। कौन से? एपीजिक केंचुए उसके अंदर छोड़ देते हैं, और उसके बाद में वो खा खा के और उनका जो वेस्ट निकालते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, है ना। जो न्यूट्रिएंट अपन देसी जो खाद है कंपोस्ट, उसकी बजाय उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी ज़्यादा उपयोग है। और ये होती कैसी है? आप लोगों ने चाय की पत्ती देखी होगी सभी ने। चाय की पत्ती को मतलब जब चाय छानने के बाद जो बचती है ना, वैसे ये खाद अपने को दिखाई देती है। केंचुए की जो खाद है उसी तरह की अपने को दिखाई देती है। ठीक है, अगली खाद पे आ जाते हैं, हरी खाद, है ना। हरी खाद का मतलब होता है ग्रीन मेन्योर। ग्रीन मेन्योर का मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है ग्रीन मेन्योर? हरे कलर की होती है क्या, इसलिए कहते हैं हरी खाद? हाँ सही है, हरी तो होती है, हरी होती है ना, हरी होती है। परंतु बात क्या है इसमें, पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है कि जो हरे पौधे होते हैं, मतलब पौधे जो होते हैं उनको हरी अवस्था में जमीन के अंदर पलट देना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? हरी खाद। क्या बोलेंगे? हरी खाद। और इसके लिए ज्यादातर कौन से पौधे काम में लेंगे अपन? दलहनी फसलों वाले। कौन से काम में लेते हैं? दलहनी फसलों वाले जो पौधे हैं उनको ज्यादातर अपन हरी खाद बनाने के लिए काम में लेते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सबसे अच्छी हरी खाद हाँ वेरी गुड, डॉक्टर सुरेश जी का जवाब है कि ये जो स्पीसीज है अपने वर्मी कंपोस्ट पे अटके हुए हैं अभी तक सुरेश जी। तो वर्मी कंपोस्ट की जो स्पीसीज अपनी एपीजी केंचुए हैं, ये क्या करते हैं कि 90% तो गोबर को खाते हैं और 10% मृदा को खाते हैं, मतलब गोबर को ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, दूसरे जो केंचुए वो क्या करते हैं? मृदा को ज़्यादा खाते हैं, मतलब मिट्टी को ज़्यादा खाते हैं और उसको गोबर को कम खाते हैं। तो ये जो एपीजिक केंचुए जो हैं ये ज़्यादा जो है मतलब उनको मतलब जो अपनी गोबर की खाद है उसको गोबर को ज़्यादा खाएंगे, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। क्लियर? ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए सुरेश जी, वहाँ पे ही मत अटके रहें। तो हरी खाद जो है अपनी क्या करते हैं? पौधों को हरी अवस्था के अंदर खेत के अंदर पलट दिया जाता है, मतलब पलटने की एक अवस्था होती है, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा हो कि भाई हरी खाद के लिए पौधों को कौन सी अवस्था पर पलटा जाता है? तो आप जवाब दें फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हरी खाद बनाने के लिए पौधों को कौन सी अवस्था पर मिट्टी में दबाया जाता है या पलटा जाता है? फटाफट से जवाब दें सभी। हाँ, लाखन का सबसे पहले कमेंट आया है फ्लावर अवस्था, फूल वाली अवस्था। ठीक है, महेंद्र क्या कमेंट कर रहे हैं? महेंद्र का कमेंट है कि भाई फूल बनने से पूर्व। नहीं जी महेंद्र जी, थोड़ा सा आप गलत जा रहे हैं। हाँ हाँ, उधर मुकेश का उधर पहले वाले का जवाब आया है कि ढेंचा। वेरी गुड, ढेंचा जो है क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल इसे कह सकते हो कि हरी खाद का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भाई सबसे अच्छी हरी खाद किससे बनती है?
ढेंचा, सिस्बेनिया रोस्ट्राटा, क्या बोलते हैं, सिस्बेनिया रोस्ट्राटा, अभी आगे आएगा नाम, ठीक है, ढेंचा, क्योंकि ये सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का फिक्सेशन जमीन के अंदर करता है, ठीक है, इसलिए कमेंट जो है ये लाइव स्ट्रीम में थोड़े से स्लो ही शो होते हैं, इस नॉट अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज नेट इज रनिंग वेरी फास्ट एंड नो बफरिंग इज देयर, ठीक है, तो कमेंट आपके आते रह रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अपन वापस टॉपिक पे आ जाते हैं अपने के ढेंचा जो है, हाँ महेंद्र का कमेंट है ढेंचा सनई बिल्कुल है, परंतु सबसे ज़्यादा जो मतलब बेस्ट कह सकते हो, सबसे अच्छी हरी खाद के लिए जो फसल है वो ढेंचा है। ढेंचा का वानस्पतिक नाम जो है, बॉटनिकल नेम वो है सिस्बेनिया रोस्ट्राटा, क्या है, सिस्बेनिया रोस्ट्राटा, और ये जो है मतलब इसके क्या होती है, तने में भी गांठें पाई जाती है, नोड्यूल्स, और जड़ों के अंदर भी नोड्यूल्स पाई जाती है, ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि दोनों जगह गांठें पाई जाती है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक मात्रा में करता है। कितना करता है वो भी अपन पढ़ेंगे अभी आगे, यहीं पे सब खत्म नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो बात करते हैं, ये क्लियर हो गया आपको कौन सी अवस्था पे पलटना है, सभी का जवाब नहीं आया, कुछ का जवाब आया है, जैसे मुकेश ने बताया फ्लोरिंग अवस्था, ठीक है, रविंदर ने कुछ नहीं जवाब दिया है, ठीक है, हाँ, और जो है लाखन ने जवाब दिया है, महेंद्र ने जवाब दिया, कुछ 2-4 जनों ने जवाब दिया है। तो आपको याद रखना है कि हरी खाद बनाने के लिए कौन सी अवस्था पर पलटेंगे, फूल वाली अवस्था पर, फूल आते समय मृदा में अगर उसको पलट दिया तो सर्वाधिक वो, क्योंकि उस अवस्था पे क्यों पलटते हैं, कारण पता है, क्योंकि उस अवस्था में पौधे बहुत मुलायम रहते हैं, ठीक है, वो मतलब कड़क नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, जो वो आसानी से सड़ जाते हैं, ठीक है, इसलिए उस अवस्था पर पलटा जाता है, ठीक है, वेरी गुड हरप्रीत सिंह, फ्लोरिंग स्टेज इज राइट आंसर, ठीक है। तो अगला आते हैं अपन मानव विष्ठा, ये तो सब जानते हो आप, मानव विष्ठा है ना, रोज उठ के यही काम करते हो, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट सोइल, क्या बोलते हैं, नाइट सोइल, तो ये भी अपने किस में आता है, स्थूल खादों के अंदर। नेक्स्ट है मुर्गी की बीट, ठीक है, मुर्गी की बीट किस में आती है, स्थूल खाद में आती है, ठीक है, मुर्गी की बीट सब जानते हो। चलो आगे चलते हैं, ये आपको मेन्यूर्स का फोटो बता रखा है मैंने, कौन कौन सी और बल्कि मेन्यूर्स हैं, ठीक है, जैसे कि फार्म यार्ड मेन्यूर FIM हो गई, ग्रीन मेन्यूर या हरी खाद हो गई, ठीक है, उसके बाद में स्लग हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गई, ये सारी की सारी क्या है, बल्कि मेन्यूर्स हैं। दूसरा आते हैं अपने सांद्र खादें, मिड फ्लोरिंग स्टेज एंड वेरी वेल अकॉर्डिंग टू यूज्ड क्रॉप टू क्रॉप, यस सुरेश जी, क्रॉप टू क्रॉप तो वेरी करता है, परंतु जनरली वी पुट द क्रॉप इन सोइल एट द फ्लोरिंग स्टेज, ठीक है, फ्लोरिंग स्टेज बेस्ट मानी जाती है इसको पलटने के लिए, ठीक है। हाँ, तो आ जाते हैं अपन वापस अपने टॉपिक पर, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो सांद्र कार्बनिक खाद्य हैं, मतलब कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्यूर, दूसरी जो मैंने बताई अपन ने पहले चर्चा कर ली इसके ऊपर, तो भाई एक तो स्थूल खाद्य हैं और एक सांद्र खाद्य हैं, ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार की है सांद्र खाद्य, जिनमें कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में होगा और पोषक तत्व अधिक मात्रा में होंगे, किसके कंपेरिजन में, जो अपनी स्थूल खाद्य थी उनके कंपेरिजन में, ठीक है। बाकी जो है अपन बात करते हैं कितनी क्या होती है वो अपन अभी परसेंटेज भी पढ़ेंगे, तो पहले अपन परिभाषा की बात कर लेते हैं कि ऐसी खाद्य जिनमें कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में और पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं उनको क्या कहेंगे, सांद्र कार्बनिक खाद्य, क्या बोलेंगे, सांद्र कार्बनिक खाद्य, इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर्स, ठीक है। बात करते हैं कौन कौन सी होती है, खलियां, मेट खली नहीं है, ये खलियां हैं, आपको बता दी खलियां कौन सी होती है, ठीक है। हड्डी का चूरा, हड्डियों का चूरा भी बनता है जिसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है। सूखा रक्त, ब्लड, ये ब्लड कहाँ से कलेक्ट करेंगे भाई, क्या इंसानों को मार मार के खून कलेक्ट करोगे क्या, खून का चूरा कहाँ से लाते हैं भाई, जवाब दें जिसको पता हो, ऑनलाइन देखने वाले सभी, खून का चूरा लिखा है यहाँ पे, सूखा रक्त, सूखा रक्त कहाँ से लाएंगे, ड्राई ब्लड, अरे भाई गीला ब्लड तो ब्लड बैंक में मिलेगा, पर ये सूखा रक्त कहाँ से ला रहे हैं, फटाफट जवाब दें जिसको भी आइडिया हो। आर यू लिस्निंग मी, सुनाई दे रहा है सभी को, आवाज आ रही है, फटाफट से कमेंट करें, सूखा ब्लड नहीं आता है किसी को,
हाँ डॉक्टर सुरेश जी आवाज आ रही है तो जवाब दें फटाफट से। हाँ वेरी गुड, मुकेश जी बता रहे हैं कसाई खाने से। और रविंद्र बकरे बकरे का बकरे का लाएगा तो बकरे को खाएंगे किसको? इंसान खाते भी थे उसको, बकरे को। लाखन बता रहा है एनिमल के मरने के बाद प्राप्त करते हैं। अरे भाई कहाँ मरेगा वहां से निकाल के लाएगा क्या खून? उसके सुई लगा लगा के ऐसे थोड़ी निकालते हैं। नहीं नहीं, शल्य चिकित्सा नहीं निकालते हैं। रविंद्र बता रहा है कि भाई कटी के यहाँ से बकरे से, ऐसा नहीं है भाई। बकरे से, बकरे को तो खाने के लिए ज्यादा काम मिल जाता है, ये अपन को मिलता है बूचड़ खाने से। कहाँ से मिलता है भाई? बूचड़ खाने से। ये बूचड़ खाना का मतलब कसाई खाना होता है। मुकेश ने जवाब दिया बिल्कुल राइट है। मतलब जहाँ पर जो पशु मतलब अनयूजफुल है, मतलब जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं पशु, अपने किसी काम के नहीं है, उनको अपन कसाईयों को बेच देते हैं। वो कसाई ले जाके उसको बूचड़ खाने में काट देता है। इसका जैसे कई बार भारत में जो गायों का भी ऐसे कई बार बूचड़ खाने में ले जाते थे तो उसका विरोध हुआ था। अब जो गाय को नहीं ले जाया जाता है, तो कुछ पशु हैं जैसे अपने पाडा होता है, भैंस का पाडा अपने ज़्यादा कोई काम का नहीं होता है, बेचारे को उसको बेचते हैं बूचड़ खाने में। ठीक है, तो हाँ, तो रविंदर जो ब्लड बिल्कुल जो बूचड़ खाने होते हैं वहां से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बाकी बकरे का जो है बल्कि अपन जैसे उसमें कसाई खाने में बकरे को बेचते ही नहीं है। क्यों नहीं बेचते? क्योंकि इंसान छोड़ते ही नहीं है उसको, है ना, इंसान खा जाते हैं उसको, तो इसलिए उसको बूचड़ खाने बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई जो सूखा ब्लड है, बूचड़ खानों में जो पशु को काट रहे हैं वहां से जो खून निकलता है, उस खून को कलेक्ट करके सुखा के और उसकी खाद बनाई जाती है, उसको बोलते हैं सूखा रक्त। ठीक है, नेक्स्ट है अपन मछली की खाद। कौन सी खाद? मछली की खाद। मतलब मछली को उसको पीस के और उसकी खाद बनाई जाती है, उसको कहते हैं मछली की खाद। क्या बोलते हैं? मछली की खाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कार्बनिक खादों में पोषक तत्वों की मात्रा। ये इंपॉर्टेंट अपना पॉइंट है वापस कि भाई कौन से जो मतलब खाद है उसमें कितनी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बात करते हैं अपन फर्स्ट FIM की। FIM आपको सबको याद हो गया होगा, फार्म यार्ड मेन्यूर। FIM में NPK की मात्रा अभी सभी कमेंट करके बताएं, मेरे को पता होना चाहिए आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, आप भूलोगे नहीं, कभी जिंदगी में ही नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को। तो हाँ, लिखा है, महेंद्र का कमेंट राइट है, महेंद्र का आंसर आया है। महेंद्र इज फर्स्ट इज गिविंग आंसर, राइट आंसर ऑल्सो। हाँ भाई, बाकी को याद नहीं हुआ क्या? अभी अच्छी सी ट्रिक बताई थी उसकी मैंने, भूल गए सभी? इतनी जल्दी भूल जाओगे क्या? हाँ भाई, फटाफट से जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। हाँ, तो अपना जो FIM है गोबर की खाद है, इसके अंदर अपन ने बताया था आधा पाव आधा। कितना बताया था? आधा पाव आधा। ठीक है, अच्छा, ये जो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्यूर्स का मैंने आपके लिए फोटो लगाया कि भाई कौन कौन सी कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्यूर्स, मतलब ये खलियां जो है सारी किसमें आती है? कंसंट्रेटेड में आती है। किसमें आती है? कंसंट्रेटेड में, मतलब सांद्रित। ठीक है, अब ये अपना FIM की बता रहा था मैं, तो आधा पाव आधा, आधा पाव आधा, ये याद रखना है, आधा पाव आधा, आधा पाव आधा, आधा पाव आधा। यस, मुकेश का जवाब आया है। मुकेश ने गलत कर दिया, मुकेश को ट्रिक याद नहीं हुई, पाव आधा पाव कर दिया तूने, बिल्कुल गलत है तेरा। सही क्या है? आधा पाव आधा। क्या है सही? आधा पाव आधा। पाव आधा पाव नहीं है, 2 बार आधे हैं। कितनी बार आधे हैं? 2 बार आधे। ठीक है, आधा पाव आधा, आधा पाव आधा। वेरी गुड। हाँ, मंजू का जवाब है यहाँ पे 0.5, 0.2, 0.5, 0.25 होता है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल जाएगा। हाँ, आधा पाव आधा अनिल परियार का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकाश पापा, प्रकाश ने भी गलती कर दी है, पाव आधा पाव पे चला गया है। ठीक है, पाव बड़ा पाव नहीं खाना है अपने यहाँ पे। ठीक है, कहीं तेरे को बड़ा पाव याद आ रहा हो प्रकाश। ठीक है, अपने को क्या याद रखना है? आधा पाव आधा, आधा पाव आधा। पाव एक बार ही है, ये ध्यान रख लेना। पाव बीच में आएगा, आधा आधा दोनों साइड। दोनों साइड बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बीच में अपन खड़े रहते हैं, दोनों साइड बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं, तो वो बीच वाला तो न्यूट्रल रहता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने यहाँ दोनों साइड में खड़े हैं।
ठीक है, और वो आधे आधे दोनों होते हैं पहलवान, वो दोनों मिलके एक बन जाते हैं, तो एक बन गए तो अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये याद रखना है, आधा पाव आधा। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपनी केंचुए की खाद। मैंने आपको बताया वर्मी कंपोस्ट, ये वर्म्स हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सी खाद है ये? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, कैसी होती है? चाय की पत्ती जैसे छानी हुई चाय की पत्ती होती है वैसी दिखाई देती है। इसके अंदर अपन नाइट्रोजन की बात करें, देखो इधर है 0.5, इधर हो गई 1.25। ठीक है, फास्फोरस की बात करें तो इधर 0.25 है, इधर कितनी हो गई 1.6 से 1.8%। ठीक है, पोटेशियम की बात करें तो इसमें हो गई 1 से 1.5% पोटेशियम पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं मानव अवशिष्ट यानी नाइट सॉइल, है ना। इसके अंदर जो कितने तत्व पाए जाते हैं? नाइट्रोजन पाई जाती है 5.5%, फास्फोरस पाई जाती है 4% और पोटेशियम पाई जाती है 2%। ठीक है, तो ये नाइट सॉइल जो है, जो शहरों के अंदर गटर जो होते हैं, गटर को खाली करके और खेतों के अंदर खाद के रूप में उनको यूज में लिया जाता है। ठीक है, और अपन तो गांव में क्या करते हैं, सीधे खेतों में ही जाते हैं। ठीक है, तो वो सीधे खेतों को पोषक तत्व तो मिलते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मुर्गी की बीट, पोल्ट्री मेन्यूर। मुर्गी की बीट यानी पोल्ट्री मेन्यूर, ये इस तरीके की दिखाई देती है अपने को। ठीक है, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट कितने क्या होते हैं? नाइट्रोजन होती है इसके अंदर 3.03%, फास्फोरस होती है 2.63%, पोटेशियम होती है अपनी 1.4%। ठीक है, अगली आती है अपने मछली का चूरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिश मेन्योर। क्या बोलते हैं? फिश मेन्योर, मछली का चूरा। इसके अंदर 4.0 से लेकर 10% तक तो नाइट्रोजन पाई जाती है, 4.0 से 10% तक। ठीक है, फास्फोरस पाई जाती है 3.9 से लेकर 9% तक, और पोटेशियम पाई जाती है 0.3 से 1.5% तक। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कच्चा हड्डी का चूरा। हड्डी का चूरा दो तरह का है, एक तो कच्चा और एक पकाया हुआ, है ना। पकाया मतलब सब्जी की तरह नहीं पकाना है उसको। ठीक है, मतलब उसको बॉईल किया जाता है, उबाला हुआ होता है, तो स्टीम्ड मतलब भाप से उपचारित किया जाता है उसको। ठीक है, तो कच्चा हड्डी के चूरे के अंदर तो होता है 3 से 4% नाइट्रोजन, और फास्फोरस होता है 20 से 25%, और उपचारित का अभी देखेंगे अपन। ये है अपना हड्डी का चूरा, है ना, इस तरीके का दिखाई देता है हड्डी का चूरा, और ये हो गई अपने मछली की खाद। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अच्छा ये जो था अपना उपचारित हड्डी का चूरा, इसके अंदर नाइट्रोजन होती है 1.2%, फास्फोरस होती है 25 से 30%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रक्त का चूरा, जो अपन को बूचड़ खाने से प्राप्त होता है, तो ब्लड मिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लड मिल। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन होती है 13 से 20%, फास्फोरस होती है 1.0 से 1.5%, और पोटेशियम होती है अपनी 0.6 से 0.8%, 0.6 से 0.8%। ठीक है, अब आ जाती है अपनी खलियां, ग्रेट खली। ठीक है, खलियों की बात करें तो पहली खली अपनी अरंडी की खली। जो अरंडी की खली किसमें आती है? अखाद्य खलियों में। खलियां दो प्रकार की होती है, खाद्य खलियां और अखाद्य खलियां। यस हरप्रीत सिंह, वेरी गुड, राइट आंसर, आधा पाव आधा। ठीक है, हाँ, गलत नहीं करना है, बॉडी कार्ड दोनों साइड आधे आधे खड़े रखने हैं। ठीक है मुकेश जी, हाँ। तो अपनी खलियों की बात करें तो अखाद्य खलियां, पहले अपन बात कर रहे हैं अखाद्य खलियां कौन सी होती है? ऐसी खलियां जिनको पशु खा नहीं सकते हैं। पशु ही खाएंगे कि इंसान तो नहीं खाते हैं? खली को खाते हो, इंसान भी तुम लोग खाते हो क्या? कहीं खली को खाते हो? जैसे अपने कॉटन की खली आती है, मूंगफली की खली आती है, उनको खाते हो तुम लोग? नहीं खाते हो ना? हाँ, मैं तो नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अखाद्य खलियां। तो अखाद्य खलियां का मतलब संजय खाता है खली को, है, वेरी गुड। खली को नहीं खाते अपन, तेल को खाते हैं ना, जगल करा के भी खाते हैं। जो तिल होती है ना, तिल, उसकी जगल करा के खाते हैं। मतलब जगल का मतलब वो खली और तेल दोनों मिक्स में है, मतलब उसका तेल अलग से निकाला नहीं है अपन ने, तो उसको भी अपन खा सकते हैं। ठीक है, खाते भी हैं। सर्दियों का मेवा बोलते हैं उसको, सर्दियों में खाते हैं अपन। ठीक है सभी। तो अखाद्य खलियों का मतलब ऐसी खलियां जिनको पशु खाते नहीं है, वो क्या कहलाएगी? अखाद्य खलियां कहलाएगी। कोई परिभाषा वगैरह कोई पूछने वाला नहीं है, अपने बस नाम याद रखना है कौन सी अखाद्य खलियां और कौन सी खाद्य खलियां हैं। ठीक है, तो अखाद्य खलियों में पहली आती है अपनी अरंडी की खली। किसकी खली? अरंडी की खली। इस तरह की खलियां वैसे सभी एक जैसी दिखाई देती है, पर फिर भी मैंने आपके लिए फोटो लगाया है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए आपको। इस तरीके की जो डार्क ब्लैक कलर की, रेडिश कलर की जो होती है, उसको बोलते हैं अरंडी की खली। ठीक है, इसके अंदर होता है नाइट्रोजन 5.5 से लेकर 5.8% नाइट्रोजन, और फास्फोरस होता है इसमें 1.8 से 1.9%, और पोटेशियम होता है 1.0 से 1.1%। ठीक है,
अब बात करते हैं नीम की खली की। नीम की खली आपको सबको पता है नीम कर्नेल होती है, निम्बोलिया होती नहीं होती। निम्बोलियों से अपन क्या करते हैं, उनको पीस के और उनके जो तेल हो उसको बाहर निकाल देते हैं और उससे फिर जो खली बनाते हैं उसको निम्बोली की खली बोलते हैं। वही उसमें जो अपने अरंडी की थी उसमें भी बीज को पीस कर तेल तो निकाल लेंगे और खली बच जाएगी, उसको अपन काम में लेंगे पौधों के लिए, फर्टिलाइजर के रूप मतलब जो खादों के रूप में उसको काम में लेंगे। ठीक है, तो नीम की खली है, इसके इस तरीके की दिखाई देती है और इसके अंदर 5.2 से 5.3% तक तो पाई जाती है नाइट्रोजन और 1.0 से 1.1% तक पाई जाती है फास्फोरस और 1.4 से 1.5% पाई जाती है पोटेशियम। ठीक है, अब आती है अपनी खाद्य खलियां। अब ये मैं आपको क्या बताऊं, इतनी सारी खलियां हैं, बहुत सारी, जितनी भी अपने तेल जिन से निकाला जा रहा है, तिलनी फसलें जितने भी हैं उन सब की खलियां बनती है, परंतु सब खलियां आपने नहीं पढ़नी है। अपने को एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाना है। इनको आप याद करें क्योंकि जिनमें ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो खाद्य खलियों की बात करें तो पहला है अपना कपास की खली, है ना, कपास के बीज की खली इस तरीके की ये दिखाई देती है, कपास के बीज की खली, और नाइट्रोजन पाई जाती है इसमें 6.4 से 6.5%। ठीक है, फास्फोरस पाई जाती है इसमें 2.8 से 2.9% और पोटेशियम पाई जाती है इसमें 2.1 से 2.2%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन मूंगफली की खली। मूंगफली की खली इस तरीके के पापड़ हो वैसे दिखाई दे रही है अपने को, ठीक है, पर पापड़ नहीं है ये। ठीक है, याद रखना है, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन खलियों के अंदर इसमें ही होती है। ठीक है, तो 7.0 से 7.2% तो पाई जाती है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन और 1.5 से 1.6% पाई जाती है फास्फोरस और पोटेशियम पाई जाती है 1.3 से 1.4%। ठीक है, अब बात करते हैं तिल की खली। तिल को अपन जगल बना के खाते हैं और कई बार इसको फिर तेल निकालने के बाद जो खली होती है उसको अपन पशुओं को भी खिलाते हैं। खाद्य खलियों का मतलब इनको पशुओं को खिला सकते हैं अपन। ठीक है, तो खाद्य खलियाँ तो महंगी आती थोड़ी, तो इसलिए इनको पशुओं के लिए ज़्यादा काम में लिया जाता है, खेत के अंदर छिड़कने के लिए कम काम में लिया जाता है, और अखाद्य खलियों को खेत में छिड़कने के लिए काम में लिया जाता है क्योंकि पशु तो उनको खाते नहीं है ना। तो फिर भी इनकी बात करें तो तिल की खली जो है उसके अंदर 6.2 से 6.3% नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है 2.0 से 2.1% और पोटेशियम होता है अपना 1.2 से 1.3%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन हरी खाद की, जिसके बारे में अभी डिस्कस किया था अपन ने। हरी खाद मतलब हरी अवस्था में पौधों को पलट देना खेत के अंदर। सोयाबीन की खली, सोया बड़ी बनाने के मानव खाते हैं। बिल्कुल मुकेश जी, आप कह रहे हो सोयाबीन की खली को मानव खाते हैं, इसीलिए अपन ने इसमें नहीं पढ़ाया, अपन ही खाएंगे उसको, है ना। अपने को ऐसे किताबों में पूछने वाले नहीं उसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि उसकी जो बड़ी बना के उसको खा रहे हैं अपन। ठीक है, मतलब न तो खेतों में छिड़क रहे हैं न अपन पशुओं को खिला रहे हैं उसको, मतलब अपने काम की वो, तो इसलिए अपने काम की उसको ज़्यादा पूछने के चांसेस नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ कानिया, प्रकाश जी कानिया खा रहा है। ठीक है सर्दी के अंदर जो मेवा अपन खाते हैं, मतलब तिल के जो बना के जगल, उसको कहते हैं कानिया, है ना, देसी लैंग्वेज में कानिया बोला जाता है उसको। ठीक है, कानिया का मतलब कानिया नहीं है, एक आगे से काने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ बात करते हैं सनई की, मतलब हरी खाद, मतलब हरे पौधों को हरी अवस्था में ही खेत के अंदर पलट देना क्या कहलाता है, हरी खाद कहलाता है। ठीक है, फूल आने के समय में उनको पलटा जाता है। नाइट्रोजन की बात की जाए तो सनई के अंदर नाइट्रोजन 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से ये स्टोर करती है। मतलब 1 हेक्टेयर के अंदर सनई की फसल लगाई आपने और उसको अगर आपने हरी अवस्था में ही खेत में पलट दिया तो कितनी 50 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का वो स्थिरीकरण करेगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी आती है अपनी डेंचा। डेंचा यानी सिस्बेनिया रोस्ट्राटा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इसी का बनता है, भाई ऐसी कौन सी फसल है जिसके जड़ और तने दोनों में गांठें पाई जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैंने जो कंपटीशन एग्जाम दिए उनमें भी आया हुआ है, तो आपके भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो सिस्बेनिया रोस्ट्राटा जो है डेंचा, इसके जड़ और तने दोनों में नोड्यूल्स पाई जाती है, गांठें पाई जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ये 75 किलो से लेकर 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। देखो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी यही कर रही है, इसलिए अपनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस तरीके से पलट रहे हैं, मतलब जो हरी खाद है, मतलब हरी फसल है, उसको इस तरीके से खेत के अंदर पलट दिया, ये ट्रैक्टर चला के पलटते हैं अपन। ठीक है, हाँ अगली आती है अपने ग्वार। ग्वार के अंदर नाइट्रोजन 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम कौन करता है? ग्वार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लोबिया। लोबिया जो है नाइट्रोजन 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये होगी अपनी सारी हरी खादें। हरी खादों में देखो और उगा तो बहुत सारी फसलें सकते हैं अपन, पर इसमें देखो कौन सी फसल का चुनाव करना है अपने को। एक तो जिसकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती हो, ठीक है, और दूसरी जो मतलब जिसके अंदर नोड्यूल्स ज़्यादा पाई जाती हो। ठीक है, तो ढेंचा जो ऐसी फसल है जिसमें दोनों जगह जड़ और तने दोनों में गांठें पाई जा रही है, और सनई जो ऐसी फसल है वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों फसलों को ज़्यादा काम में लिया जाता है। बाकी जो भी दलहनी है तो ये लोबिया फोबिया ये जो है इनको तो अपन दालों के रूप में उगाने के काम में लेते हैं, इनको ज़्यादा मतलब हरी खाद के रूप में अपन काम कम ही लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने मोस्ट पूछने वाला हरी खाद का क्वेश्चन यही है ना, ढेंचा। क्लियर, याद रखना। ठीक है, तो अपन यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आज जो पढ़ा आप लोगों ने, मेरे को उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में भी आया होगा, और इसको आप 1 या 2 बार रिवाइज करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको याद होने वाला है। ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं थी जो याद होने लायक नहीं हो, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब अंत में आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।